Well, so guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 11 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा और इसी के साथ में आप लोगों को आज की डेट में जो पूरा इलेक्शन का जो एक ओवरव्यू है वो भी मैं आप लोगों को दूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिससे कि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि देश के अंदर भी क्या चल रहा है। यानी कि एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो वो भी सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये जो सारी एक्स्ट्रा बातें होती हैं ये आप लोगों को इंटरव्यू में फायदा पहुंचाती है। तो जीएस के चारों पेपर, प्रीलिम्स, मेंस, इसी के साथ में ऐसे सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर फायदा देखने को मिलेगा। डेली रेगुलर 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, तो आप लोगों की आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी, तो उसको भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। और वीडियो के एंड में आप लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करने का भी एक मौका मिलता है। डेली 5 शब्द आप लोगों को नए सिखाने की कोशिश करता हूं जो कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। तो कोशिश करना इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करके अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन देना। ओके, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गया है यहाँ पर। बोला यह गया कि सबसे पहले आपको, अगर आप लोग कोई खेल खेलना चाहते हैं तो उसके नियम आप लोगों को जानना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग करनी है तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके नियमों को आप लोगों को समझना चाहिए और उसके बाद ही आप लोग दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। सिलेबस पता है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पता है। इसके साथ में अगर आप लोग बात करें, आप लोगों के पास में स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए। तो यहां से आप लोगों की जर्नी जो होती है वो स्टार्ट होती है। देखिए, हर एक इंसान के पास में सिलेबस है, हर एक इंसान के पास में पुराने क्वेश्चन पेपर है, हर एक इंसान के पास में यहाँ पर किताबें भी हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, अगर रियलिटी में आप लोग किसी इंसान से आगे निकलना चाहते हैं तो वो एक अकेली लोती चीज बच जाती है जो आप लोगों को सही डायरेक्शन लेकर चलेगी, वो है आप लोगों की प्रैक्टिस। जितने शानदार लेवल पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस को लेकर जा सकते हैं उतने ही शानदार आप लोगों की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वरना लक्ष्मीकांत के, मान लीजिए मैंने 200 के करीब लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है, तो वो लेक्चर आप एक किसी अकेले पर्सन के लिए नहीं है, वो हर एक इंसान देख सकता है, ठीक है। आप लोग ये समझिए, अब कोई किताब ऐसी कि लक्ष्मीकांत की किताब ले लीजिए, वो एक ऐसी किताब है जो कि हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो उस किताब में से ऐसा आप लोग क्या निकाल सकते हैं कि आप लोग सामने वाले से बेहतर हो सकते हैं। तो उसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन। ये चीज जिस दिन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पकड़ना स्टार्ट कर दी और आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग भाई साहब खेल को बेहतर तरीके से खेल पाएंगे। वरना सामने वाला आप लोगों को कभी टिकने नहीं देगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की जो नीड हो वो सामने वाले की नीड से कम एक तरीके से ताकतवर हो। तो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं जिंदगी में आगे निकलना, तो आप लोगों को प्रैक्टिस अपनी उस लेवल पर लेकर आनी पड़ेगी कि सामने वाला कहां पे सोचने से पहले भी कि यार ये कैसा कर लेता है इतना, ठीक है। तो वो लेवल आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि रोनाल्डो, इलोन मस्क, ये सचिन तेंदुलकर वाले लेवल पर आप लोगों को जाके खेलना पड़ेगा। तो जब जाकर आप लोग जो है अपने सही तरीके से चीजों को अपने कंट्रोल में कर पाओगे। और यार मेरा एक मानना है जिंदगी में, देखिए, कम से कम इतनी मेहनत कर लो कि अगर कल को कुछ अचीव भी ना हो ना, कम से कम दिल को सेटिस्फेक्शन तो मिले कि हाँ यार कुछ भी हो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। तो अपनी तरफ से जो कमी न छोड़ने वाली बात है ना, वो वाली चीज आप लोग हमेशा दिल में रखा करो कि बाकी यार जो होगा देखा जाएगा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो ये वाली फंडा जो है वो आप लोग को किसी अच्छी पोजीशन पर ले जाके छोड़ेगा किसी दिन। ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतनी है। और इसलिए मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की वो कोटेशन हमेशा याद आती है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोटेशन है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी। अपनी ड्यूटी कभी पोल्यूट नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ही पोल्यूट करने लगेंगे तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, सैल्यूट योर ड्यूटी। इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, और इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। यानी कि अपने काम को इतना ज्यादा अच्छे से आप लोग करना है कि एक तरीके से इंसान जो है वो देखकर चौंक जाए कि यार ये कैसे कर लिया इस बंदे ने, ठीक है। तो वो वाली बात है। जैसे एक आप लोगों ने देखा होगा ना, एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है तो कितने अच्छे से तराशता है उसको, चारों तरफ से बिल्कुल एक शानदार तरीके की शेप देता है उसको। तो उसकी कारीगरी होती है और वही होती है उसकी प्रैक्टिस। तो यही वाली प्रैक्टिस जो है आप लोगों को अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। आई होप कि ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोगों को जिंदगी में एक सही डायरेक्शन देंगे। उसी के साथ में कोशिश करना बताना कि आज का दिन आप लोगों का कैसा रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में रेगुलर आप लोग ये बात बता सकते हैं कि आज का दिन आप लोग कैसे लेकर चलने वाले हैं। इससे पब्लिकली कोई कमेंट अगर आप लोग लिख देते हैं तो आप लोग का भी एक कमिटमेंट बन जाता है कि हाँ, कि दुनिया हमको देख रही है, दुनिया के सामने हमने लिखा था। तो इससे आप लोगों के अंदर एक अर्ज आती है काम को अच्छे से करने की, हाँ अब इसको और अच्छे से लेकर चलना है, क्योंकि पब्लिकली लिख चुके हैं तो सबके बस की बात नहीं होती, ठीक है। जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग उनका भी गट्स मानिए, क्योंकि आधे से ज्यादा शर्माते हैं भाई साहब लिखने में, समझ रहे हो। जो लिख रहे हैं उनमें भी आप लोग उनके मानिए कि वो बहुतों से तो वैसे आगे निकल चुके हैं। तो ये इस तरीके से समझिए, अगर किसी ने अपना टारगेट लिख दिया है
तो वो बहुतों से तो वैसे ही आगे निकल गया है, जो सोच ही रहे हैं कि लिखना भी है। तो आप लोग समझिए, नेचर है, छोटी छोटी चीजें अगर इनको पकड़ पाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या पता है, सामने आप लोगों ने देखा ही होगा, एक ओवरव्यू में भी आप लोगों को दूंगा। यहां पर सारे के सारा जो भी पूरा आज का न्यूज़पेपर भरा पड़ा है वो दो मुद्दों से भरा पड़ा है। एक तो है इलेक्शन और दूसरा है यहाँ पर यूक्रेन। तो उसी के इर्द गिर्द जो है जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो तो मैं निकालूंगा ही, बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूज जो मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया यहाँ पर। तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर मैं आप लोगों को एडिटोरियल के ऊपर लेकर चलूं तो एडिटोरियल में भी पूरे न्यूज़पेपर में यहाँ पर एनालिसिस दे रखा है कि कैसे कैसे इलेक्शन में कहां पर क्या कंडीशन देखने को मिली। तो सारे के सारे आर्टिकल आप लोग देखोगे एडिटोरियल में, तो ये सारे के सारे इलेक्शन के बारे में है। ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से ध्यान हो तो पिछले कुछ दिनों में मैंने कई सारी चीजें कवर कराई है। अगर कल का ही लेक्चर आप लोग उठाकर देखोगे तो कल के लेक्चर में आप लोगों को याद है मैंने क्या कवर कराया। कल के लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कवर करा दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर कवर कराऊंगा पूरा, ठीक है, काफी डिटेल में, ताकि चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड सारी बातें आप लोग समझ सकें। और पॉलिटिकल एक चैप्टर भी आप लोगों को कवर हो जाएगा जो कि स्टैटिक पोर्शन का है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी गवर्नर जो है वो कई बार आप लोगों का रिवाइज भी करा चुका हूं, कवर करा चुका हूं। तो इसलिए लेक्चर रेगुलर अगर आप लोग देखते रहोगे तो बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो आप लोगों को ऐसे ही कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये कोई नहीं पूछने वाला है, शायद ही कोई पूछेगा कि कौन यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है, हाँ, पर ये जरूर पूछ लेंगे चीफ मिनिस्टर की पावर्स कैसे होती हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। तो बड़े ही ध्यान से सुनना है, बहुत कुछ आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं, हमारी कंट्री में अभी 5 राज्य में इलेक्शन हुए और कल थी 10 तारीख, पांचों के पांचों का रिजल्ट आ गया। क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली, एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, कह रहे कि सर न्यूज मीडिया को तो पता नहीं पर मुझे लग रहा है आपको बाबा जरूर बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी बातें बोली थी वही कहीं ना कहीं आप लोगों को सटीक देखने को मिली। बोल रहा है कि सर बिल्कुल वही बातें हो गई। मेल कर रहे हैं मुझे काफी लंबा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। तो रिजल्ट अगर आप लोग देखोगे, मैंने बोला था यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले आप लोग देखते हैं, आप लोगों को सबसे बड़े राज्य के ऊपर लेकर चलता हूं जहां सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर देखिए बोला गया था कि एक तरीके से चीजें जो है, जो एसपी की सीट है वो बढ़ने वाली है यहाँ पर नॉर्मली अगर देखोगे, और बीजेपी की सीट जो है वो घटने वाली है। तो बीजेपी की जो सीट है वो 57 सीट जो है वो अभी घट गई है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कम हो गई है, यानी कि अभी फिलहाल इनके पास में 255 सीट है, पर लेकिन 255 सीट भी फुल मेजोरिटी है यहाँ पर, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें 403 सीट होनी चाहिए, 202 सीट है मेजोरिटी के लिए और 255 आ गई है। तो बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर में। एसपी जो है यहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट सीट पर है यहाँ पर, जिसके पास में 111 सीट है। ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर अजीत साहब की जो पार्टी थी, उनके बेटे अभी लेकर इसको चल रहे थे, उसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये टोटल सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अलग से अगर सेपरेट आप लोग लेकर चलोगे। ओके, तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली। और अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो कम से कम पॉलिटिक्स का थोड़ा तो यार ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डम टाइप का इंसान है कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश के अंदर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक जागरूक नागरिक बने, कम से कम किसी भी मुद्दे पर किसी से बात करने बैठे तो आप लोग उसको बेसिकली समझा सके, पढ़ा सके, तो उस लेवल पर लेक्चर को देखा करो। यानी कभी भी लेक्चर देखो ना, ऐसे देखो किसी को पढ़ाना यार मुझे, फिर देखो लेक्चर आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि एक टीचर, एक बेस्ट टीचर वही हो सकता है जो कि एक स्टूडेंट की एक तरीके से पढ़े, यानी कि अपने ऐसा लगे कि आप लोग देखिए, आप लोग जब एक तरीके से ऐसे पढ़े, किसी को आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है, और शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग टीचर बन जाइए और टीचर को स्टूडेंट बन जाना चाहिए कि बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की शानदार विक्ट्री आप लोगों को देखने को मिली। यहाँ पर 47 सीट है यहाँ पर इनके पास में, और यहाँ पर 36 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए 70 सीट के अंदर में। हालांकि 10 सीट का जो है इनको यहाँ पर लॉस हुआ, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, पर लेकिन फिर भी फुल मेजोरिटी में है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर बीजेपी। नंबर 3, यहाँ पर एक ऐसी सुनामी आ गई जैसे कि दिल्ली में लेके आए थे अरविंद केजरीवाल साहब, तो यहाँ पर सेम काम इनके द्वारा कर दिया गया अभी यहाँ पर पंजाब के अंदर में। पंजाब के अंदर में 117 सीट में से 92 सीट निकाल के ले गया बंदा। तो इससे समझ सकते हैं आप लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक धज्जिया उड़ा दी, 59 सीट यहाँ पर इनकी गायब कर दी। ठीक है, और बीजेपी जो है वो सिमट कर रह गई यहाँ पर 2 सीट पर। बेसिकली अगर बात करें, एक पहले थी यहाँ पर 3, मतलब एक और घट गई, पहले 3 थी। हालांकि बीजेपी का यहाँ पर कोई बेस था नहीं, पर हाँ अब और भी थोड़ा कम हो गया, जैसे यहाँ पर किसानों का प्रोटेस्ट चला था ना उसकी वजह से, और जैसे आप लोगों ने देखा कि मोदी जी की जो सिक्योरिटी वाला वो केस निकल कर आया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मान के भी चल रहे थे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, चलो जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसे यहाँ पर देखने को मिला, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसी के साथ में मणिपुर के अंदर जो बीजेपी थी, यहाँ पर बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस रही पहले के कंपेयर में, तो आप लोग देखते हैं कांग्रेस की खस्ता हालत हो गई यहाँ पर।
कांग्रेस को अभी थोड़ा सा बैठकर नहीं, एक तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि जिंदगी चल कहां रही है और वो जाना कहां चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी फुल मेजोरिटी में आ गई, तो यहाँ पर भी फुल मेजोरिटी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैक्सिमम राज्य में यहाँ पर एक राज्य को छोड़कर, जो कि आप लोग गोवा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक सीट ही कम है। ठीक है, यहाँ पर 40 सीट है, बेसिकली टोटल 21 चाहिए यहाँ पर एक पावर में आने के लिए, और 20 है इनके पास में। तो सारे राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जहां पर यहाँ पर एक सीट की रिक्वायरमेंट है, वरना सब जगह आप लोगों को अगर पावर में आना है तो सब जगह फुल मेजोरिटी में जो भी गवर्नमेंट आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज लग रही है। नॉर्मली देखा जाए गठबंधन की सरकार जो है कई बार अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती है, पास्ट में आप लोगों ने देखा होगा, पर लेकिन एक पावरफुल अगर गवर्नमेंट आती है, अगर वो बदतमीजी करने पर आ जाए, वही फिर दिक्कत देखने को लगने लगती है। तो एक बैलेंस होना चाहिए डेमोक्रेसी में, एक अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर बातें अभी मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर कल भी मैंने आप लोगों से ये जो शाम को वीडियो आती है उससे पूछा था ये पर्सन कौन है। कई सारे बच्चों के द्वारा गैस कर लिया गया, पर फिर भी कई सारों के द्वारा नहीं गैस किया गया। चलिए गैस कीजिए, चीफ मिनिस्टर के बारे में जब पढ़ा दूंगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखता हूँ कौन कौन सही गैस करता है। ठीक है, पहचानो कौन। बहुत ही फेवरेट पर्सन है आज के, मतलब बहुत ही न्यूज में रहने वाले पर्सन है आज के डेट में, देखता हूँ कौन कौन से यहाँ पर बताता है। उससे पहले मैं आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के बारे में बताता हूँ। जीएस पेपर 2 के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आप लोगों से चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई पूछ ले तो चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हर एक राज्य के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर एक राज्य के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गवर्नर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, गवर्नर के बारे में आप लोगों को क्या बताया था मैंने, गवर्नर जो है एक राज्य के अंदर में एक गवर्नर हो सकता है, फिर 2 गवर्नर हो सकते हैं, या फिर 2 राज्य के अंदर में अगर बात करूं तो एक गवर्नर हो सकता है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग को हमेशा ना एक राज्य के अंदर में एटलीस्ट 1 गवर्नर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट 1। सुनिएगा फिर से, सेंटेंस में हेर फेर हो जाता है जरा सा, आप लोग फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसको ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं गलत होगा कि एटलीस्ट 1, इसका मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 राज्यों के अंदर अगर बात करें, 2 राज्यों के अंदर एक गवर्नर हो सकता है। ठीक है, पर लेकिन एक राज्य के अंदर 2 गवर्नर नहीं होंगे कभी भी। यानी कि अगर गवर्नर की कमी पड़ रही तो एक ही गवर्नर को 2-3 राज्य दे दो, ऐसा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर के नाम पे काम होता है, गवर्नर को काम नहीं करना पड़ता है, पर लेकिन चीफ मिनिस्टर को काम करना पड़ता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर भी एक राज्य के अंदर अगर बात करें, एक राज्य मतलब एक तरीके से एक चीफ मिनिस्टर 2 राज्यों को अगर संभाल रहा है तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो एक गवर्नर जो है वो 2 राज्यों को संभाल सकता है, पर हर एक राज्य का एक अलग चीफ मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी होती है वो चीफ मिनिस्टर होती है, जो कि एक तरीके से रियल हेड बोला जाता है गवर्नमेंट का। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और प्रेसिडेंट के नाम पर काम किए जाते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे गवर्नर होते हैं राज्य के अंदर में, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा बात। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो मंत्रीगण चुनकर आएंगे वो यहाँ पर बेसिकली किसके द्वारा हेड किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाएंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होती है रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए एग्जाम में, जब भी आप लोग उठाकर देखोगे तो ऊपर से लक्ष्मीकांत पढ़ के निकल जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहता हूं लक्ष्मीकांत के लेक्चर एक बार कम से कम नजरों में को जरूर निकाल लेना, इससे आप लोग देखोगे काफी कुछ जानने को मिलेगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटी के पीछे पड़े हैं, बहुत सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं दबाकर, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट करते हुए बोलता है ना कि लेक्चर देखा करो तो उसके नीचे डन लिख दिया करो जाकर, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट पॉलिटी का रिवीजन कर डालो, सारे के सारे लेक्चर आप लोगों के पास में जल्दी से जल्दी निपटाकर फिर अपनी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ही आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। ठीक है, अगर बात करें अपॉइंटमेंट के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा न्यूज में यहां पर रहा रिसेंटली अभी। ये है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेसिकली बोलता है कि चीफ मिनिस्टर जो है शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, पर किंतु अपितु बल्कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो अपने मर्जी से नहीं यहाँ पर किसी को अपॉइंट करेगा। गवर्नर जो है वो कैसे करेगा काम, यहाँ पर कोई भी अगर मेजोरिटी में है उससे पूछेगा। मान लीजिए 2-3 पार्टी आ गई यहाँ पर, तो पहले सबसे ज्यादा यहाँ पर जिसके पास है वोट है उससे पूछेगा कि भाई साहब सरकार बनाना चाहते हो। अगर वो बोलेगा हाँ, तो भाई साहब आ जाओ, अपनी मेजोरिटी दिखाओ आकर पटल पर यहाँ पर कि हाँ आप लोगों ने कितनी वोट जीती हैं। फिर यहाँ पर अगर ये नहीं कर पाता है काम तो फिर दूसरे को बुलाएंगे, क्या भाई साहब आप हैं काम करने वाले। तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसका काम होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराना। इसका मतलब ये हो गया वो पूछेगा यहाँ पर जो पावर में आना चाहता है वो आ सकता है, और अगर वो मना कर देता है दूसरे को बुलाते हैं। अगर लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, कोई यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहता है, फिर वो बोलता है कि भाई साहब अब जो है यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है,
और एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं हंग असेंबली हो गई है, यानी कि कोई भी पावर में नहीं है, बेसिकली किसी के पास में इतनी मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट बना सके। फिर यहां से आगे डिसीजन लेना होता है गवर्नर को कि इलेक्शन कराए जाएंगे फिर से, अगर यहां पर कोई भी पावर में नहीं आना चाह रहा है और फुल मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट के हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर कोई भी फुल मेजोरिटी में यहाँ पर बोल देगा गवर्नर को कि हाँ, गवर्नर बोलेगा वो बताना है तुमको यहाँ पर गवर्नमेंट, तो तुरंत बोल देगा हाँ वैसा बनाना है, बिल्कुल क्यों नहीं, इसी के लिए तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो गवर्नर जो होता है वो एक नॉमिनल मतलब नाम का, यानी कि नामचारे का नहीं, ये तो नामचारे का आदमी है, तो गवर्नर नामचारे का आदमी होता है। और चीफ मिनिस्टर जो होता है रियल हेड होते हैं, जिसके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में भी जो गवर्नर के नाम पर ही काम होते हैं, तो इसलिए गवर्नर के नाम पर जो भी कोई काम करता है वो इन्फॉर्म करता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कि भाई साहब तुम्हारे नाम पर ये काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बातें गवर्नर को पता रहती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि ये पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। ये इसके ऊपर इतना हा हुल्ला हुआ पीछे दिनों भी, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये आर्टिकल 164 के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलता है, जब यहां पर ममता बनर्जी जी जो थी वो अपनी सीट से हार गई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले यहां पर। उस टाइम पर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग 6 महीने तक चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, पर लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से जीत कर आना पड़ेगा, या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर राज्य के अंदर है, या फिर अगर फिर कहीं पर री इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, ठीक है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां से उसको जीत कर आना पड़ेगा। ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी, वरना वो इंसान को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन कहां पर है, आर्टिकल 164 के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए बोला था कि आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर टर्म के बारे में यहां पर बात करें चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो एक तरीके से बोला जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर के एक तरीके से प्लेजर के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है, पर लेकिन गवर्नर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रियलिटी में यहां पर ये होता है कि जब तक उनको मेजोरिटी है अपनी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर, फुल मेजोरिटी है, तब तक यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जैसे यहां पर मेजोरिटी खत्म होगी तो गवर्नर तुरंत बोलेगा आओ भाई अखाड़े में और दिखाओ कितनी मेजोरिटी है तुम्हारे पास में। फिर उनको अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी। अगर वो अपनी मेजोरिटी दिखा पाते हैं तो गवर्नर बोलता है कि बल्ले बल्ले मजे करो, अगर मेजोरिटी नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई साहब दूसरों को मौका दो। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो स्टेट असेंबली जो है वो एक तरीके से रिमूव की जा सकती है। यहां पर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें, यानी कि अगर उनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, उनको बोला जाएगा कि आप लोग आओ असेंबली के अंदर में और वहां पर दिखाओ कि आप लोगों के पास में फुल मेजोरिटी है। अगर यहां पर उनके पास में फुल मेजोरिटी होती है फुल मेजोरिटी मतलब जैसे अगर मान लीजिए हम लोग उत्तराखंड के बारे में बात कर लें, तो यहां पर फुल मेजोरिटी के लिए यहां पर 36 सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल असेंबली के अंदर 70 सीटें हैं, तो यानी कि 36 यानी कि 35 तो आधी होगी, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। तो अगर वो इंसान जो है 35 प्लस 1 सीट दिखा पाता है तो वो इंसान जो है चीफ मिनिस्टर बना रहेगा। और अगर यहां पर उसके पास में 34 सीट हो गई तो उस इंसान को जो है अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये बोला जाएगा कौन आकर यहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जिसके पास से मेजोरिटी है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसके फेवर में होना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर कोई ऐसा इंसान जो है बेसिकली आज के बिल पास करा के ले जाता है जिसके पास में गवर्नमेंट के पास में एक गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाती है और गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है, तो भी यहां पर फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर है कि गवर्नमेंट रोक ही नहीं पा रही, मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट में फुल मेजोरिटी है ही नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। तो आर्टिकल 163, 164 और 167 ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जो रिपीटेडली स्टेट पीसीएस के अंदर भी और अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो क्या क्या बातें की जा रही है, गवर्नर जो है वो एडवाइस किया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो एक तरीके से गवर्नर को एडवाइस करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो पूरी एक कतार होती है, यानी कि सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके ऊपर हो गए, उसके नीचे हो गए चीफ मिनिस्टर, और उसके नीचे हो सबसे ऊपर हो गए गवर्नर, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर, उसके नीचे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बातें करेगी, डिस्कस करेगी, जो भी करेगी, फिर यहाँ पर वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर के साथ में रहेगी क्योंकि वो भी उसका पार्ट है, और फिर ये सारी बातें गवर्नर को जाकर बताएगा। तो एक कनेक्टिंग लिंक होता है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। आर्टिकल 164 गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के, सॉरी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर, और लेटर जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, फिर ये बोलेगा मेरी सेना कैसी होनी चाहिए। तो फिर यहां पर चीफ मिनिस्टर को पावर दी जाती है कि भाई साहब अपनी सेना चुन लो, अपने मिनिस्टर चुन लो। तो यहां पर पहले गवर्नर अपॉइंट कर देगा और फिर बाद में यहां पर क्या होगा, अब यहां पर चीफ अपने यहां पर मिनिस्टर चुने जाएंगे इनके द्वारा। यानी कि पहला काम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है गवर्नर का, फिर वो अपनी सेना तैयार करता है। ये बातें आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। ओके, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। अभी आर्टिकल 167,
चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है, जो भी काम किए जाते हैं उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम किया जाता है वो सारे गवर्नर को जाकर बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये बातें भी ऑलरेडी लिखी हुई है आर्टिकल 167 के अंदर, इसलिए मैंने बोला था तीनों के तीनों आर्टिकल जो हैं वो बेहतरीन आर्टिकल हैं। इनसे अगर कल वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ ये किस किस के अंदर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बातें सारी आप लोगों को डिटेल में बता दी है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोग स्टैटिक पोर्शन बोल सकते हैं। नॉर्मली बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन एग्जाम में आ गया, तो ये वाला स्टैटिक पोर्शन आप लोगों से धड़ल्ले से एग्जाम में पूछाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इसलिए बेसिक में आप लोगों को बता रहा हूं, कल को कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। अब कुछ पावर और फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। पावर एंड फंक्शन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर गवर्नर जो है वो एक तरीके से ओनली उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जो चीफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करेगा। यानी कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है कि वो अपने मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से ला सकता है। अपना पोर्टफोलियो अपने मिनिस्टर के अंदर कौन कौन किस किस पोस्ट पर बैठेगा वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा। तो ये पावर चीफ मिनिस्टर की है विद रेस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हेड करता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और ये सारी पावर उसी के हाथ में यहाँ पर दे रखी है। एक तो ये पावर हो गई, ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर, ठीक है। गवर्नर के रेस्पेक्ट में अगर बात करें आर्टिकल 167 जो है यहाँ पर ये बात करता है कि चीफ मिनिस्टर एक्ट लाइक ए लिंक, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो आर्टिकल 167 आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये सारे आर्टिकल आप लोगों को याद रखने इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के लिए अगर आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे, किसी को ये है कि यार ये क्या क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम चीजें कुछ याद रखना, किसी को अपनी मेमोरी फॉर्मेशन करो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी तो है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में इसका बेसिकली आने सिलेक्शन लेना है एट द एंड ऑफ द डे। अपनी मेमोरी के ऊपर तो काम करो, पर लेकिन अगर लग रहा है कि चीजों को कोशिश करो कि उनको रिकॉल करते रहो टाइम टू टाइम। याद रखने का मतलब ये नहीं कि रटना है आप लोगों को। जैसे चीजों को रिकॉल करोगे ना आप लोग, जैसे मान लीजिए जो भी मैंने पढ़ाया, अभी आंखें बंद कर लेक्चर के बाद में 2 मिनट ये सोचना मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पाओगे, बहुत सारी चीजें रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो फिर से एक बार चीजों में को नजरें निकाल लेना फटाफट, या तो पीडीएफ में निकाल लेना, या फिर वीडियो आप लोग एक बार और हल्का हल्का सा ओवरव्यू लेना फटाफट। तो इससे क्या होगा, चीजें आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। तो रिकॉलिंग पावर आप लोगों की ताकतवर होनी चाहिए। अगर बात करूं गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के बारे में कनेक्टिंग लिंक हो गया यहाँ पर ये। तो गवर्नर के रेस्पेक्ट में चीफ मिनिस्टर की पावर, यहां पर बात की जा रही है चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को। अपॉइंटमेंट अगर ऑफिशियल के बारे में बात करें, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या काम करते हैं, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं। और यहाँ पर 73rd और 74th ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके यहाँ पर ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था। तो ये पावर भी यहाँ पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही देखने को मिलेगी। अब स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से अगर बात करें तो जो भी पॉलिसीज होती है अनाउंस की जाती है उसके द्वारा, वो यहाँ पर बेसिकली हाउस के अंदर वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ज्यादा पावर होती है। और डिसोल्यूशन करना है असेंबली का, तो वो भी गवर्नर को यही बोलता है चीफ मिनिस्टर ही कि भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है और यहाँ पर असेंबली को भंग कर दो। तो ये सारे काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरपर्सन होता है कौन, चीफ मिनिस्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। एक्ट करता है वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल, जो भी यहाँ पर होंगी, ठीक है, 1 ईयर के लिए। इंटर स्टेट काउंसिल और जो गवर्निंग काउंसिल होती है ऑफ नीति आयोग, उसमें भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। चीफ स्पोक पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी बातें होती हैं। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, यानी कि कल को कोई भी क्राइसिस आ रहा है, इमरजेंसीज है, उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर चीफ मिनिस्टर की तरफ को उंगली उठाई जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में वेरियस जो भी सेक्शन होते हैं, जैसे कि आज के दिन में बात करें, कहीं पर भी अगर बात करें, जैसे एक तरीके से कि जो लीडर होते हैं उसके नाम पर काम किया जा रहा है, तो कोई भी सेक्शन है लोगों का वो रिसीव करता है किसी भी तरीके से सिचुएशन। यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें तो सारी जो भी प्रॉब्लम है उनके बारे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पर कौन है, आज के दिन बोलेंगे कौन है भाई चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग सारे योगी जी बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो भी होता है वो किसी पार्टी का लीडर नहीं होता है, वो पूरी कंट्री, वो पूरे राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो लोगों के थ्रू यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलती है, सारे लोग बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का। तो ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, ये पूरा एक चैप्टर मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों का लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अब जाकर आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं और एक ओवरव्यू आप लोग खुद से भी ले सकते हैं रिवीजन के तौर पर। तो पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन अगर हो तो इसके बारे में बताइएगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये है योगी आदित्यनाथ जी की, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि अब फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले उत्तर प्रदेश के। तो एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी, मुझे बोला था कि पूछना सर बच्चों से कितने बता पाएंगे कि पहचानो कौन वाली कैटेगरी में। दूसरा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा भी निकल कर आ रहा है, जैसे कांग्रेस की, और यहाँ पर अभी फिलहाल कंडीशन बन रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की,
तो ये माना जा रहा है कि केजरीवाल मॉडल जो है वो नेशनल लेवल पर लाया जा सकता है। तो इसी के चलते कई सारे आर्टिकल इसके बारे में छपे हुए हैं। एक तो यही है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में केजरीवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा मिल सकता है 2024 में एक लीडर अपोजिशन के तौर पर, यानी कि एक अपोजिशन लीडर के तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर आ रही है, कांग्रेस को रिप्लेस करती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो गेम खेला गया वो हमेशा बेसिकली करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की जाती है, जो कि काफी एक इंपैक्टफुल एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक लेवल पर आप लोग करप्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस के अंदर रिफॉर्म की वैसी जरूरत है क्योंकि G23 जो इनके लीडर थे वो ऑलरेडी यहां पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर में चीजें चेंज करने की जरूरत है, वरना दिक्कत देखने को मिल जाएगी। अभी पंजाब के अंदर में उनके दोनों चीफ मिनिस्टर के जो दावेदार थे, दोनों के दोनों के हालांकि एक ही थे, पर यहां पर दोनों की दोनों सीट से साथ हार गए, जीत गए। आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, पर सिद्धू साहब वहां पर हार गए, अमरिंदर साहब हार गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से खस्ता हालत बोल सकते हैं आज के डेट में कैसी चीजें यहां पर चल रही है। तो अपने आप को एनालिसिस करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये मुद्दा, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए यूक्रेन के चलते काफी सारे इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस के। अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं यहां पर, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ये देखिए खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी, ये क्या यूनिवर्सिटी की हालत हो गई है, कितनी शानदार बिल्डिंग थी जब इसको पहले देखोगे, और कितना शानदार माहौल था। पूरी यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है। सोचो आने वाले टाइम पे एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और नॉर्मल जो सोसाइटी की सर्विसेज होती हैं वो कैसी रहेंगी यूक्रेन के अंदर में, जैसी माहौल हो चुका है। ये देख सकते हैं सड़कें जो होते हैं, बिल्डिंग जो होती है, खंडर बन चुके हैं भाई साहब। ये समझो यूक्रेन जो है वो मुझे लगता है 30 से 40 साल तो पीछे चला गया है। अगर पूरे फास्ट तरीके से भी रिकवर करने पर आएगा ना, तभी 10 साल तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे इस माहौल को फिर से रिक्रिएट करने में, इतना पीछे यहां पर चला गया है। तो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। मिसाइल जो है वो ध्वस्त कर चुकी है यूक्रेन के अंदर में, हर एक लेवल पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो पुल है वो टूट चुके हैं, बिल्डिंग है वो टूट चुकी है, बिजली के खंभे, यानी कि पानी की फैसिलिटी, पाइप वगैरह टूट गए होंगे, दुनिया भर की सड़कें टूट चुकी हैं, आज की डेट में सारी बिल्डिंगें टूट चुकी हैं। तो ये समझिए जो एक मेन सर्विस होती है कनेक्टिविटी की, नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कराने की, बिजली कहीं नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगी जल्दी से। कनेक्टिविटी, किसी को कहीं जाना है तो रास्ता कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कुछ शॉपिंग करनी है तो उसके लिए कहीं चीजें जल्दी से कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है आकर। तो यूक्रेन की खस्ता हालत हो चुकी है भाई साहब। ठीक है, तो नेटो ने बोलकर कि हाँ ऐसा कुछ कर लो, एक तरीके से समझ सकते हैं कि खस्ता हालत आज के में यूक्रेन की करा दी है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातें चल रही थी उसका भी कोई प्रोग्रेस अभी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है ज्यादा। देखिए था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में चीजें ये थी कि यहाँ पर ओनली एक बात बोली थी पुतिन ने ये बोला था कि ज्वाइन मत करना नेटो। और यहाँ पर जो बेसिकली कॉमेडियन साहब थे यूक्रेन के, उन्होंने नेटो के ताव में आकर बात कर दी कि भाई साहब ज्वाइन करेंगे। अब पुतिन को आ गया गुस्सा। सबसे पहले तो दो रीजन जिसका नाम है लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दोनों रीजन इंडिपेंडेंट करा दिए थे। क्यों? क्योंकि प्रो रशिया लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2014 में क्रीमिया बेसिकली रशिया के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था रेफरेंडम कराकर। रेफरेंडम मतलब जनता से पूछा गया बाकायदा कि भाई साहब आप लोग क्या चाहते हैं। जनता ने बोला रशिया के साथ में जाना चाहते हैं, तो जो पुतिन साहब है उन्होंने बोला जो हुक्म मेरा आका। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिली। तो ये कंडीशन है, अब चारों तरफ से यहाँ पर इनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो गया, खस्तारत हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि जो एक कंफ्यूज्ड ग्रुप है नेटो, और ऐसे कंफ्यूज्ड ग्रुप को मैं ज्वाइन करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया था कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो, तो नेटो ने उसको मना कर दिया। क्योंकि नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर करने का मतलब था कोई भी अगर यहाँ पर आकर इसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाता, मिसाइल छोड़ता, तो फिर यहाँ पर नेटो के मेंबर जो थे वो उसको रिप्लाई करते। तो यहाँ पर नेटो जो है पीछे हट गया। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा, आखिर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना ही क्यों चाह रहा था। नेटो के अंदर 30 के करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 30 के 30 मेंबर के अंदर एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा एग्रीमेंट है कि कल को चलकर अगर एक भी मेंबर के ऊपर किसी ने अटैक किया तो 5वां आर्टिकल जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। 5वां आर्टिकल ये बोलता है अगर किसी को भी एक पर्सन को किसी ने टच कर दिया ना, तो यहाँ पर ये वेलकम मूवी है कि टच करके दिखा कि ये ले कर दिया टच। ठीक है, तो वही वाली बातें हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिलेगी, सारे एक साथ में आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से इसीलिए चाहते हैं लोग कि नेटो का मेंबर बन जाओ। तो एक तरीके से जिनके पास में कुछ भी नहीं है उनको भी एक पावर मिल जाएगी, यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर यूक्रेन इसीलिए नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था, पर लेकिन यहाँ पर अब यूक्रेन खुद बोल रहा है कि ये कंफ्यूज ग्रुप है, मुझे इसका पार्ट ही नहीं बनना है। तो इसने पुतिन को बोला है कि ये जो 2 रीजन है ना, तुम चाह रहे हो भाई साहब तुमको लेना, ले लो, दे दे, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करो और ये शांति बनाकर रखो। यानी कि नहीं कहते कि यार पहले ही समझ जाते हैं बातें, एक तरीके से वही कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं होता है, ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। कई बार यहाँ पर जो इनको बेसिकली ये भी बोला जा रहा है कि ये यूक्रेन के डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन था। वो भाई साहब क्या करता था, उसको ज्यादा पता नहीं था बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में,
तो ऐसे ऐसे बातें करेगा। आप लोगों ने सुना भी होगा उसकी हरकतें। वो एक बार बोला उसने, नॉर्थ कोरिया के लीडर ने बोला कि मेरे अंगूठे के नीचे न्यूक्लियर पावर बटन रखा हुआ है, अगर यूएसए ने कुछ करा तो मैं जो है न्यूक्लियर पावर पर बटन को दबा दूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब रिप्लाई कर रहे हैं इस आंसर, मतलब ट्विटर पर रिप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर इस बात का। वो कह रहा है कि अच्छा तुम्हारे पास में बटन है, मेरे पास में तुमसे बड़ा बटन है, मैं भी दबा दूंगा। समझ रहे हैं? मतलब एक पावरफुल, इतना दुनिया का सबसे पावरफुल देश का जो हेड है वो ऐसी ऐसी बदतमीजियां कर रहे हैं, पब्लिकली आकर ट्विटर खेल रहा है ऐसी ऐसी बातें कर। तो यहां से समझ में आता है कि इन सब चीजों से थोड़ी डिस्टेंस बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जो है, अगर ढंग से ज्ञान होता है इसको जियोपॉलिटिक्स का, तो ऐसी हरकतें नहीं करता। बेचारा कॉमेडियन था, फंस गया, रजिया गुंडों में फंस गई, वो वाली बातें हो गई। तो ये बिल्कुल गलत सिचुएशन थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कभी भी किसी के बहकावे में, चढ़ावे पर आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है रसिया को नुकसान नहीं हुआ, रसिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लग चुके हैं आज के में। रसिया की भी चीजें जो है आने वाले टाइम में जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगी। बहुत सारे देश जो है वो रसिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी लेवल पर आप लोगों को हर चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चाह रहे थे बेसिकली जो यहाँ पर दोनाव वाला रीजन है वो उसको बफर जोन के तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर ये भी एक आर्टिकल है जो कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का है, इसमें यही बातें बोली गई जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिखा रहा था, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक तरीके से इसको बोल रहे थे कि यहाँ पर ये ऐसा रीजन है जिसको आप लोग आगे चलकर एक बफर जोन के तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये काफी ज्यादा एक समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या चीजें, ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके। कंफ्यूजन में मत आ जाना कि यहाँ पर दोनबास लिखा हुआ है और आप यहाँ पर इसको ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये वाला रीजन कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, कि लोहांस और दोनबास, ठीक है। बेसिकली इन दोनों रीजन को मिलाकर ही दोनबास रीजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बफर के तौर पर था दोनों के बीच में, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में आप लोग नेपाल देखते हैं ना, एक बफर स्टेट के तौर पर, ऐसे ही यहाँ पर ये था। तो यहाँ पर ये अभी यूक्रेन के द्वारा भी मान लिया गया कि यहाँ पर एक तरीके से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी चीजें जो है वो आगे आने वाले टाइम में यूक्रेन के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। हमारे इंडियन सिटीजन जो है वो हम लोग निकाल कर लेकर आ रहे हैं, वो एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर लेकिन कंडीशन ये भी देखते हैं कि नॉर्मल कैसे होती है यहाँ पर ये सारी सिचुएशन। इसी के बीच में जो यहाँ पर खस्ता हालत हो रही है बेसिकली आप लोगों ने देखा रशिया की, और यहाँ पर हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, अभी चाय जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो 39% यानी कि 40% कमोडिटी जो है वो अनसोल्ड रह गई। यानी कि हमारी चाय जो है काफी लार्ज स्केल पर रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर बेची जाती थी, वो नहीं बेच पाए 40% के करीब। तो इससे आप लोग नुकसान समझ सकते हैं। यहां से मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोगों से जो आगे डिस्कस करूंगा वो इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, कि कहां से कितना हम लोग गेहूं वगैरह ये खरीद कर लेकर आते हैं। और इसके साथ में बहुत सारे और आर्टिकल मैं आप लोग कवर कराने वाला हूं, जिससे बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से, इसी के साथ में आप लोगों से कैसे कैसे जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, तो बहुत ही सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से इस आर्टिकल को सुनिएगा अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही उम्दा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूं और कई सारी चीजें आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसी लड़ाई हुई वैसे यहाँ पर जो गेहूं का प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ गया। आप लोग देखते हैं गेहूं का प्राइस जो है यहाँ पर कितना सारा एकदम बढ़ गया। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लड़ाई की बातें चली और जैसे यहाँ पर अटैक किया, वैसे यहाँ पर ये रीजन आप लोगों का पहुंच जाएगा कि गेहूं जो है वो बहुत महंगा हो गया। अपने देश में आप लोगों को ये फील नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे किसान भाई बहन जो है अच्छा खासा एक तरीके से यहाँ पर देश के अंदर सामान उगा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश के लिए अच्छी चीजें हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोग जाएंगे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट उनकी रहती है। अपनी जिंदगी में वो कुछ ही नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी जिंदगी में क्या बोलूं, बेसिकली उनके वहां पर ऐसी जगह ही नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा है रसिया जैसा देश, ठीक है, तो रसिया जैसे देश में फिर भी एक तरीके से माहौल ऐसा बन रहा है चलो कि वो उगा पा रहे हैं गेहूं को, ठीक है। पर लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर नहीं हो पाती चीजें। मान लीजिए कोई रेगिस्तान में है तो वहां पर कैसे है, तो एक प्रॉपर कई सारे देश में अलग अलग चीजें उगती हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी यहां पर मुद्दा क्या है, यहां पर मुद्दा अभी यहां पर यह है कि रसिया और यूक्रेन की जैसी लड़ाई हुई यहां पर, तो वीट का जो अपॉर्चुनिटी है मिल गई हमारे देश को कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से तो कोई व्यापार हो नहीं रहा है, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। और हमारे देश में 24.2 मिलियन टन जो है आज के में, यानी कि जितना हम लोग को चाहिए अपने लिए उसका 2 गुना हमारे पास में बफर स्टॉक में रखा हुआ है। तो इसको बेचकर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बात बोलेगी यहाँ पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो समझेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग देखिए कि इंडिया मोस्ट जो वीट है वो कौन कौन से देश को जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश को हम लोग बेचते हैं, सबसे ज्यादा। फिर श्रीलंका को जाते हैं, यूएई को, फिलीपीन को, इंडोनेशिया, नेपाल, यमन, कतर, साउथ कोरिया, ओमान। तो ये वो देश हैं जिनको हम लोग अपना गेहूं बेचते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रखेगा, इन देशों को हम लोग अपना गेहूं बेचा करते हैं।
अब यहाँ पर इन देशों को तो हम लोग गेहूं बेचते हैं, और सोचो अब उन देशों को जिनको रसिया और यूक्रेन गेहूं बेचा करते थे, अब वहां पर वो गेहूं नहीं बेच पाएंगे, तो उन देशों को भी हम लोग आने वाले टाइम में गेहूं बेच सकते हैं, क्योंकि रोटियां जो है वो सब खाना पसंद करते हैं। पसंद क्या, बेसिकली कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिना रोटी के काम नहीं चलता है, कई सारे लोग ऐसे जो चावल खा के जिंदा रह लेते हैं, पर कई सारे लोग ऐसे जो बिना रोटी के काम नहीं चलते हैं, ठीक है, जिनमें से मैं भी एक हूं नॉर्मली देखा जाए तो मतलब हाँ, ये ऐसी चीज है कि खा तो कुछ भी लेता हूं, पर लेकिन अगर बात करें मुझे एक महीने तक रोटी नहीं मिलेगी, चावल ही चावल खाने, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। हालांकि पहले बहुत ज्यादा था ये जब घर पे रहा करते थे, पर लेकिन जैसे जैसे बाहर रहना स्टार्ट कर दिया और वो चीजें हो गई, तो वो आदतें छूटनी स्टार्ट हो जाती है फिर, तो अब चीजें नॉर्मल हो चुकी है काफी हद तक, ठीक है। पहले तो ऐसा था कि बिना रोटी के काम नहीं चलेगा, हमारे घर में आज की डेट में भी ये चीजें रहती हैं, जो अगर रोटी बनाएंगे तो चावल भी, मतलब चावल बनेगा तो साथ में रोटी भी बनती है, ठीक है, क्योंकि जो है रोटी की आदत पड़ी हुई है खाने की बेसिकली ऐसी चीजें आप लोग बोल सकते हो। आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि चलो चावल बना लेते हैं, आज रोटी रहने देते हैं। हालांकि अब चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हैं, पर लेकिन पहले नॉर्मली ऐसी चीजें देखने को मिला करती थी, और गांव के लोगों में नॉर्मली आप लोगों की चीजें नजर भी आ जाती हैं। शहर में चीजें काफी हद तक चेंज रहती हैं, वो एक अलग बात है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। रसिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दुनिया में जितना जो चावल एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें से, सॉरी चावल नहीं, गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें से 18% अकेला रसिया एक्सपोर्ट करता है। रीजन क्या है, रसिया का जो एरिया है दुनिया में सबसे बड़ा है, अगर बात करेंगे रसिया के बारे में, पर लेकिन रसिया के अंदर जो है पॉपुलेशन काफी कम है, यानी कि उग तो ज्यादा रहा है और खाने वाले कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बेचेंगे सीधा सीधा। और दूसरे नंबर पर चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और तीसरे नंबर पर इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यूक्रेन जो है वो अमंग टॉप 5 एक्सपोर्टर है दुनिया में, यानी कि यूक्रेन अगर आप लोगों से पूछ ले कौन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, रसिया और यूक्रेन को मिला दे तो दुनिया का 1/4 यानी कि 1/4 गेहूं जो है वो यूक्रेन और रसिया एक्सपोर्ट करते थे। तो सोचो यहां पर दुनिया में से 1/4 एक्सपोर्ट जो है वो खत्म हो गया, और अब यहां पर जो लोग जो है दूसरे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रसिया एक्सपोर्ट करता है, फिर यूएसए, फिर कनाडा। ये वो देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका एरिया तो काफी बड़ा है, पर लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो इसके बेस पर यहां पर ये इतना खा नहीं पाते हैं, तो फिर उसको बेचते ही हैं। फ्रांस और यूक्रेन तो टॉप 5 एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं, जबकि टॉप 5 अगर प्रोड्यूस करने में चाइना और इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पर है, पर लेकिन एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन सी है, चाइना, और दूसरे नंबर पर है इंडिया। तो अपने ही देश में मतलब इतने सारी पॉपुलेशन है, तो उनका ही पेट भर जाए तो बड़ी बात है यहां पर ये। अभी इजिप्ट जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिगेस्ट इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो वो इजिप्ट इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। और तुर्की जो है वो बिगेस्ट एक तरीके से स्पेंड करता है रसिया और यूक्रेन से खरीदने में। लगभग 74% जो तुर्की के अंदर यहाँ पर गेहूं आते हैं वो यहाँ पर कहां से आते हैं, वो रसिया और यूक्रेन से आते हैं। तो तुर्की की तो खस्ता हालत हो जाएगी यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हैं, उसको तो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। हमारा देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं का, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा अराउंड 13.5 जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया का जो प्रोड्यूस है यहाँ पर अगर बात करें तो 107, यहाँ पर जो 107 मतलब एक तरीके से 107 जो मीट्रिक टन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला एनुअली। और इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया जो है वो इवन लेस देन है, अगर 1 से अगर बात करें एक्सपोर्ट में हम लोग 0.14% थे, अभी यहाँ पर 0.54% हो गए। ये क्यों? क्योंकि जनता इतनी है यार, हम अपने देश का पेट पाले वही बहुत बड़ी बात है, बेचने की बात की है, ठीक है। तो सेंटर जो पूल है अभी हमारे पास में काफी है, कई बार तो सड़ जाता है गेहूं रखा पर लेकिन अब यहाँ पर उसको यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए अगर कोई एग्रीकल्चर के बारे में आप लोगों से बातें करें ना, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई सारी चीजें काम किया था। जैसे अगर बात करें यहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्रोथ के बारे में, तो सबसे पहले डिमांड बात करते हैं, सप्लाई बात करते हैं, और पॉलिसी का सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाई जाती है, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू काम किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्रीन रिवोल्यूशन होना चाहिए, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की फैसिलिटी होनी चाहिए। और ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमारे देश की जो कंडीशन है वो चेंज करके रख दी थी। पर लेकिन पॉपुलेशन भी है काफी ज्यादा, एक्सपोर्ट भी तभी होता है अगर पॉपुलेशन कम हो, ज्यादा देश के अंदर ना हो, और फेवरेबल एक तरीके से डेमोग्राफी होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे एक तरीके से क्रेडिट की फैसिलिटी किसानों को मिलनी चाहिए, एमएसपी प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्कीम आनी चाहिए, और प्रॉपर एक्सपोर्ट किया जाए व्हीट और चावल को, तो तब आप लोगों को एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे देश में रहा वो है बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन का। आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में नारा दिया गया जय जवान जय किसान, तो उसमें पूरा फोकस था कि हम अपनी कंट्री को फोर्स को सिक्योर बनाएं और अपनी एग्रीकल्चर को सिक्योर बनाएं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि यूएसए ने हमारे को एक तरीके से गेहूं दिए थे, और वो गेहूं जो था वो इस दरिद्र क्वालिटी का था कि उनके वहां पे वो बेसिकली सुअर को गेहूं डाला करते थे अपने यहाँ पर, और वो हमारे यहाँ पर जानवरों को गेहूं खिलाने वाला उन्होंने हमको दिया था। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो तभी हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर लाया गया 1960s में। ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए अपने देश में और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। दुनिया में 2 इंसान का नाम जरूर याद रखिएगा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं,
तो यहाँ पर जो अगर एग्रीकल्चर फादर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर है ये नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये मेक्सिको के साइंटिस्ट थे और अपनी कंट्री के कौन है जो एग्रीकल्चर के फादर, वो है एम एस स्वामीनाथन। इनका नाम जरूर याद रखेगा। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर काम किया गया। और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में काम करती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो कि 1977 में बनाई गई थी एक गरीबी को मिटाने के लिए, भुखमरी और इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि आगे चलकर यहाँ पर बात करें, यूनाइटेड नेशन जो स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि स्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर एक तरीके से रिजल्ट निकला जिसका फूड, जो यहाँ पर जिसको वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो 1974 में, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे चलकर यहाँ पर ये बनी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि प्रॉपर वे में चीजें की जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे ही काम चल रहा है। और आप लोगों को पता होगा हमारे देश के अंदर भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एक अलग से टॉपिक आप लोगों का निकल जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जिसमें हम लोग को राइट टू फूड दिया गया। आर्टिकल 21 याद रखेगा, इंसान जिंदा रहेगा तो ही यहाँ पर कुछ कर पाएगा। तो राइट टू फूड का अधिकार यहाँ पर दिया गया, ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो राइट टू फूड का जो अधिकार दिया गया, यहाँ पर सब्सिडाइज फूड देने की बात की गई। यहाँ पर 2/3 इंडियन पॉपुलेशन को, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 को यहाँ पर ये फायदा मिलेगा। 2013 में स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर कई सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही थी, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और यहाँ पर एक तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट भी दिए गए, यानी कि ऐसी वुमेन जिनको जच्चा और बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम कराया जाए। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बेसिक हो गई। ये तो मैंने बाहर की चीजें बता दी, कई सारी आप लोग एक्स्ट्रा कि कहां पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे देश में क्या क्या है, प्रीलिम्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपने देश के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन ने हमारे देश में जो बेसिकली रबी क्रॉप होती है उसके ऊपर काफी फोकस दिया, जिसमें खासकर गेहूं और चावल पर काफी फोकस दिया। जब अगर गेहूं के बारे में बात करें, अगर नॉर्थ इंडिया से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एक रबी क्रॉप है यहाँ पर जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। यहाँ पर जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे गन्ने की जो कटाई है वो कंप्लीट होने लगती है, तो उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा गेहूं का बोना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आगे चलकर ये अप्रैल और जो मई के महीने में खासकर ये कटना स्टार्ट होता है, जो अच्छी खासी मतलब गर्मी रहती है जब ये पकता है। जो रेन की जरूरत होती है ये 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। और जो मिट्टी है यहाँ पर वो बेसिकली फर्टाइल लूमी क्ले लूमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो गंगा और सतलज वाले प्लेन में आप लोगों को नजर आ जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर आप लोग एक किसान के परिवार से आते हैं और आप लोगों के एरिया में गेहूं उगाए जाते हैं तो ये बड़े ही एक नॉर्मल से क्वेश्चन इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ लेंगे यूपीएससी के अंदर में। तो अगर आप लोग इनको ढंग से बता पाओगे तो अच्छी सी चीजों को लेकर चल पाओगे। टॉप जो व्हीट प्रोडक्शन किया जाता है तो उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर गेहूं प्रोड्यूस किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, पंजाब और हरियाणा आप लोगों को पता ही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। तो इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो कई बार इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लोगों को लगाने के लिए आ जाते हैं, कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो यार इसको थोड़ा सा अपना देख लिया करो, इस तरीके की जो चीजें होती हैं। आगे बात करता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर व्हीट के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम चलाई गई है इससे रिलेटेड, जैसे माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारे देश में नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर इसी के साथ में नॉर्थ वेस्ट के अंडर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है अगर व्हीट के बारे में बात करें खाने के तौर पर। और ये एक तरीका अनाज की जो फसल है यहाँ पर गेहूं, ये बिल्कुल बेसिकली सेकंड है यहाँ पर अगर बात करें चावल के बाद में, यानी कि सबसे ज्यादा चावल खाए जाते हैं आप लोगों को पता होगा कोस्टल एरिया में काफी लार्ज स्केल पर और मैक्सिमम लोगों को। अच्छा आप लोगों से पूछो गेहूं खाना ज्यादा पसंद करते हो? गेहूं मतलब गेहूं नहीं मतलब रोटी, ठीक है। और दलिया भी आप लोग खा सकते हो, गेहूं का दलिया भी अच्छा लगता है, वो आप लोगों को जिससे गर्मी आती है तो ठंडा भी रहता है, ठीक है। ओट्स वगैरह का दलिया आप लोग खा सकते हो। ये कुछ ऐसी डाइट है जो मेरी एक तरीके से मतलब मेरी लाइफ का काफी बड़ा पार्ट रहती है, जैसे गेहूं का दलिया हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से ओट्स वगैरह हो गया, ठीक है, साबूदाने की खीर हो गई। ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिनको लाइफ में आप लोग अपना पार्ट बना सकते हैं। इससे आप लोगों की बॉडी में भी ठंडक रहेगी और खासकर आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये इतना भी नहीं कि बहुत महंगा होता है, सस्ते भी रहते हैं, आसानी से आप लोगों की पॉकेट पर भी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो आम के आम और गुटलियों के दाम, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, सारी डिटेल में मैंने बता दी कहां कहां हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां कहां कौन कौन सी कंट्री ज्यादा उगा रही है, इसी के साथ में यहाँ पर कौन कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीद रहा है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आप लोग कैसे ला सकते हैं, इसी के साथ में व्हीट के बारे में बात करें हमारे देश में कहां पर उगाया जाता है, कुछ और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन व्हीट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर ली और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर ली। तो दुनिया भर की स्कीम मैंने इसके अंदर कवर कर दी और कई सारी आप लोगों के जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो कवर कर लिए। ये ऐसी चीजें जिनसे कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अभी यहाँ पर 2 साल के बाद में अभी यहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, तो उसके चलते कई सारी बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं कि जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर हैं, उनको काफी ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी बच्चे की। ऐसा नहीं कि बस सिलेबस आया, खत्म किए और उसको निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे में बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, उसको एक इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा रोल अब टीचर प्ले यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस आए और अपना सिलेबस खत्म किया और भाई साहब तुम अपने घर में अपने घर, क्योंकि बच्चा भी उसी सोसाइटी से आता है जहां से टीचर आते हैं, तो टीचर को भी हालांकि एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। एक अच्छे लेवल पर काम करना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर इंग्लिश जो है वो मोर एक्सेसिबल बनानी चाहिए। देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर किसी भी देश में घूमने जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कोई काम करना चाहते हैं, आप लोग साउथ इंडिया में भी अगर जाते हैं आज के डेट में और आप लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो एक कम्युनिकेशन की एक मीडियम जो लैंग्वेज बन गया है वो इंग्लिश बन गया है। तो इंग्लिश को उस लेवल पर हम लोग को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो इंग्लिश एक्सेसिबल होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को डेली 5 शब्द सिखाता हूँ। देखिए, बच्चे से एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश कैसे सीखें। यार ऐसा नहीं कि आप लोगों को इंग्लिश बेसिकली हाई फाई बहुत ज्यादा आनी चाहिए, शशि थरूर बनना है। कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि सामने वाले को आप लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ जाए, और सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है आप लोग उसकी बातें समझ लें। यानी कि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है। अब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होना स्टार्ट होता है, छोटा सा बच्चा रहता है, वो आगे चल चल कर चीजें सीखता है, तो वो पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बच्चा छोटा सा जिस तरीके चीजों को लेकर चल रहा है वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से समझाने वाली बातें बेसिकली जो होती है, ठीक है, तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के तरीके से उसको बर्डन मत बनाओ, थोड़ी थोड़ी चीजें सीखना स्टार्ट करो, बहुत सारी चीजें आप लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक केस निकल कर आ रहा है। बात की जा रही है 20 करोड़ रुपए यहाँ पर फॉर माइनिंग सॉइल ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट, यहाँ पर एनजीटी के द्वारा बोला गया, उड़ीसा के अंदर का यहाँ पर केस निकल गया। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी केस ऐसा निकल कर आता है तो यहाँ पर बेसिकली एनजीटी देखता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। तो 4 स्टेट, यहाँ पर 4 ऑप्शन थे और आप लोगों को चूज करना था नोट कौन सा करेक्ट नहीं है। तो बोला गया, सेटअप किया गया था 2010 में। इसी के साथ में बोला गया कि पर्पज है बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करते हैं, और इसी के साथ में गाइड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा। तो चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर पता है, तो आप लोग आंसर दे पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक एनजीटी आ गया इस ऑप्शन के अंदर में, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। मतलब समझाता हूं, पहले तो यहाँ पर एनजीटी को क्या बोलते हैं, नेशनल मतलब देश का, ग्रीन मतलब हरा, ट्रिब्यूनल मतलब एक तरह का कोर्ट, यानी कि देश में जो भी चीजें हरी भरी हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसके ऊपर काम करने वाला एक कोर्ट। क्यों? कोर्ट तो है ऑलरेडी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसलिए भाई साहब वहां पर अगर केस चला गया तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव कोर्ट यहां पर निकाल कर लाया जाता है। तो इसको एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हम लोग बोलते हैं। 2010 में आया, तो स्टेटमेंट क्या थी 2010 में आया, जी हाँ, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोला गया यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर काम करता है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट और शानदार बात है, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया था, ऐसा क्यों होता है। आर्टिकल 21 से पावर मिलती है कि हाँ हमारे देश में एक एनजीटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 संविधान में कहां पर आता है, तो ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो ये जो फंडामेंटल राइट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन फंडामेंटल राइट के अंदर एक आर्टिकल 21 है। ये आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। और राइट टू लाइफ कब होगी, इंसान तभी जिंदा रहेगा जब अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो अच्छे इन्वायरमेंट के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आर्टिकल 21 में से निकालकर यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लेकर आया गया। और हमारा देश दुनिया में कौन से नंबर का था ये ट्रिब्यूनल बनाने वाला, तो सबसे तीसरे नंबर पर हमारे देश ने बना दिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तुरंत बाद में। इसको पावर मिलती है, अलग अलग कानून है, टोटल मिलाकर 7 कानून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे वोटर एक्ट हो गया, इसी के साथ में वोटर सेस एक्ट हो गया, इसी के साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, और एक और यहाँ पर इन्वायरमेंट एक्ट हो गया, अलग अलग है। ठीक है, पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट हो गया और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका था कि कहां से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पावर लेता है। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन तो यहां से अभी बन गया जो मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं आर्टिकल 21 से, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को यहां से बन गया। ठीक है, तो ये सारी बातें क्वेश्चन ही हैं आप लोगों के, अगर ढंग से बनोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर काम को निपटाने का एक तरीके से पावर रखता है। हेडक्वार्टर मेन दिल्ली में, बाकी भोपाल, इसी के साथ में पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी आप लोगों को इसके ऑफिस देखने को मिलेंगे। जुडिशियल मेंबर, और ये टोटल मिलाकर आप लोगों को एटलीस्ट 10 मेंबर बट नॉट मोर देन 20, यानी कि इतने यहाँ पर मेंबर होने चाहिए। डिसीजन ट्रिब्यूनल का जो है वो बाइंडिंग है,
पर लेकिन फिर भी लगता है कि दिक्कत है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर बता सकते हैं कि भाई साहब दिक्कत हो रही है, इसका सोल्यूशन बताओ। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस मतलब अपने ही केस में खुद जज आप लोग नहीं बनोगे और बिना सुने हुए किसी की दलीलें आप लोग जजमेंट नहीं दोगे, यानी कि सामने वाले को सुनना है तब जजमेंट देना है। तो इसलिए यहां पर बुलाते हैं। तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, जो कि 1908 का है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये कि ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हमारी कंट्री में हाई कोर्ट जो है बेसिकली, यानी कि मतलब हाई कोर्ट छोड़ो, एक तरीके कोर्ट जो भी है हमारी कंट्री में वो फॉलो करते हैं। तो यहां पर ट्रिब्यूनल उसको फॉलो करेगा, तो फिर ट्रिब्यूनल में और कोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, उतना ही टाइम फिर यहां पर बेसिकली ट्रिब्यूनल को भी डिसीजन देने में लगेगा। तो ट्रिब्यूनल इसीलिए यहां पर जल्दी डिसीजन देता है क्योंकि वो वाला पैटर्न ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडिया और जापान के बीच में एक इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज देखने को मिली, अभी कंक्लूड की गई। ये यहां पर धर्मकार्जन, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये बेलगांव में आप लोगों को भी यहां पर देखने को मिली। तो इसके लिए आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आप लोगों को जो मैं बेलगांव वाला ये रीजन अभी बोल रहा हूं, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ये वही बेलगांव है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, जिसको बेलागवी बोला गया है और कई बार न्यूज में भी रहता है। ठीक है, तो ये जो बेलागवी है यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये फेडरलिज्म का एक टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्यूटेड वाला रीजन, इनके लड़ाई वाला रीजन है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। तो ये कर्नाटक के बीच में, कर्नाटक के अंदर, पर लेकिन मराठी लोग हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र बार बार बोलता है ये रीजन हमारे पास में होना चाहिए। तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। आज से नहीं है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था 1956, तब से चीजें यहाँ पर चली हुई आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर तब से लेकर यहां पर जो अकॉर्डिंग टू स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बेलागावी वाज हैंड ओवर टू मैसूर, ठीक है, विच वाज लेटर रीनेम कर्नाटका। तो मैसूर को दिया गया और मैसूर का नाम कर्नाटका कर दिया गया 1973 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर बात कर सकते हैं, अभी फिलहाल यही कंडीशन चली आ रही है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट फाइनल हो गया, वो फाइनल हो गया, पर लेकिन फिर भी बाउंड्री जो है वो एक तरीके से यहां पर बोला गया ना तो टेंटेटिव है और ना ही यहां पर फ्लेक्सिबल है, तो फिक्स बाउंड्री हो चुकी है, तो कोई मतलब बन नहीं जाता है। कमेटियां बनाई गई कई सारी, जैसे महाजन कमेटी बनाई गई 1966 में, तो यहां पर उसके द्वारा भी कोई ढंग से काम हुआ नहीं। ठीक है, वही बातें होगी कि हाँ देख लो यार कैसे करना है। अगर बात करें, कई सारे रीजन है, जैसे यहाँ पर कैरवार हो गया, ठीक है, हेलियाल हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर सुपर्णा हो गया तालुका। तो कर्नाटक के यहाँ पर कई सारे रीजन ऐसे भी हैं जो कर्नाटक से महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटक, पर लेकिन कोई सही तरीका मिल नहीं पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है 2006 से। सुप्रीम कोर्ट बोलता है यार क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, आपस में म्यूचुअल नेगोशिएशन कर लो यार, पर लेकिन अभी भी मैटर जो है ऐसा का ऐसे ही चला है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिली, तो बन गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में। तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए बेसिक चीजें अगर आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगी, तो देखिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन धड़ल्ले से बनते हैं एग्जाम में। तो इसलिए बोला जाता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को इतना सटीक कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन न छूटे। अभी मैंने कल शेयर किया था शाम की, अभी एफकेट में एक एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है, तो सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पर कमांड आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका भी सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को पूरा सटीक आप लोगों को रखना है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये आज का आप लोगों का सुडोकू है जो कि आप लोगों को देखना है। अगर आप लोगों को लगता है इसको फिल करना तो फिल जरूर करिएगा। काफी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से माइंड में स्टेबिलिटी आप लोगों को होती नजर आएगी और इससे नई नई चीजें भी आप लोगों को सीखने को मिलती है। ठीक है, एक तरीके से जब चीजें माइंड स्टेबल रहता है। तो छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। किस कंट्री के थे यहाँ पर ये यूएसए, मैक्सिको, फ्रांस या फिर रशिया? इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देते हैं। हालांकि पता ही होगा, चलिए इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, ये लास्ट में याद आ रहा है मुझे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका बताइए, चलिए पॉज करके एक बार आंसर दे दीजिए। ठीक है, फिर आंसर बताता हूं। आंसर इसका बी, याद रखिएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि मैंने एग्रीकल्चर वाले उसमें आप लोगों से डिस्कस भी किया। ठीक है, तो आप लोगों से इसमें पूरा टॉपिक भी आप लोगों को कवर करा दिया। इंडिया के अंदर एमएस स्वामीनाथन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा और ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। तो ये क्वेश्चन भी है आप लोगों का, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों का बन जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर चलना है। जितने क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर मून, अब देखिए सन और मून भी एसएलवी फैमिली के पार्ट बन चुके हैं, तो मून के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए गए जो भी मैंने पूछे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब चांद सितारे भी अब लेक्चर सुनने लगे, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नेशनल वोटर्स डे के बारे में बात की तो थीम आप लोगों से पूछी थी, तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, तो आप लोग देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो इनके डिटेल में आंसर दिया करो। जैसे मैंने 4 वॉच डॉग के बारे में बात की थी, तो यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। कैग जो होता है वो मेनली किस आर्टिकल के अंदर में आता है, आप लोगों को ये बताना है। और आज आप लोगों का होमवर्क है यूपीएससी वाला जो चैप्टर है बेसिकली उसको जाकर आप लोग कवर कर लेना, जो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और बाकी कौन कौन सी बाउंड्री कहां पर टच करती है ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आज के नए 5 शब्द जो आप लोग इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे। पहले सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन आप लोगों ने सुना होगा, सेग्रीगेट कर देना यानी कि पृथक्करण, यानी कि अलग कर देना चीजों को, ठीक है। इसी के साथ में फीबल, कमजोर बोला जाता है, एक लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कोई आप लोगों ने बोला कि ये फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है। स्कॉज मतलब विपत्ति, ठीक है, कोई एक ग्रेट ट्रबल में इंसान का पड़ जाना, तो ये बोल सकते हैं। लॉफ्ट मतलब बुलंद, ठीक है, एक तरीके से हाई रैंक, एक तरीके से इसको आप लोग एडमायर करते हैं, हमको भी यहाँ पर पहुंचना है। कई बार बोलते हैं यार यहीं पर ही पहुंचना है बस, नॉर्मली बुलंदी शब्द यूज किया जाता है, तो लॉफ्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इंसेरिनेशन, इसका मतलब होता है राख कर देना, जला देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो बर्न कर देना किसी मटेरियल को, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये 5 नए शब्द हैं जिसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म आप लोग कर सकते हो, और सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई हुई। तो आज का डिस्कशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर या फिर डिसलाइक करके बता सकते हैं। और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में टेलीग्राम पर ही आप लोगों को क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप लोग जाकर चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। लगभग 1.5 लाख के करीब मेंबर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें। 3 टेलीग्राम ग्रुप है, एक पर नोट्स मिल जाते हैं आप लोगों को, ठीक है, कई सारी चीजें। इसी के साथ में एक पर आंसर राइटिंग ग्रुप है, डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं जो कि आप लोगों को लिखने होते हैं। कई सारे बच्चे रेगुलर लिखते हैं आंसर, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, रेगुलरली यहाँ पर आंसर पोस्ट किए जाते हैं। तो आप लोग जाकर उनके आंसर पढ़ सकते हैं और अपने भी आंसर दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगर नया सीखा है तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए और थम्स अप दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।